चढ़ गुंडों के छाती पर बटन दबाओ हाथी पे। इसमें क्या खराबी है? नहीं, ये गुंडा है कौन? कितना % कमीशन लेंगे आप विधायक बनने के बाद? देखिए ना, जब स्वराज पार्टी आया है ना, उसमें 7-8 रूल ऐसे हैं जिससे कि कैंडिडेट भाग जाएंगे या तो फिर आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। सर, बिखराव की वजह क्या रही थी? परशुराम सेना की बात किया जाए तो अब उच्च शिक्षा के लिए आपको पलायन करना पड़ा। हाँ है। प्रशांत किशोर जी बिहारी वर्ड्स बोल करके बिहारी को डिमोरलाइज कर रहे हैं। बीएसपी आपके क्षेत्र में ज्यादा मजबूत है और ज्यादा मारा मारी हुई है बीएसपी को लेकर। मैं परिवार या घर वालों के अकॉर्डिंग तो राजनीति गंदी चीज है। किसके? आरजेडी क्यों नहीं? मुझे किसी भी पार्टी पे भरोसा नहीं। निर्दलीय ही क्यों? हम लोग इतिहास बनाने के लिए उतरे हैं। कैसे? कि जो मजबूत है उसमें उनके साथ तो नहीं होगा, लेकिन जो कमजोर है उनको तो जरूर बाहर में सताया जाता है। मतलब आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि मैं किसी भी परिस्थिति में, चुनाव हारना जितना अपने जगह, मैं किसी भी परिस्थिति में पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा। आपको चुनाव लड़ना है, ये फैसला जज्बात में आपने लिया है या यूं ही लिया है? मैं इस चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि आकाश रुकने वाला नहीं है। नमस्ते। कल 19 तारीख को हमने भाजपा के जिला अध्यक्ष का इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू के इंट्रो में हमने बोला कि हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व तय किया जाता है लोकतंत्र में, जिसमें पार्टियों की बड़ी भूमिका है, लेकिन उसमें हमने एक बात बोला था कि आप व्यक्तिगत रूप से भी प्रतिनिधि बन सकते हैं अगर जनता आपको चाहे तो। अगर आप व्यक्तिगत रूप से बनते हैं तो उसके लिए खासकर शब्द रखा गया है निर्दलीय। निर्दलीय मतलब किसी दल में नहीं है, अपने आप में है। अपने आप में दल मान लीजिए या अपने आप में मान लीजिए, जो आपको मानना है मान लीजिए। ऐसे ही एक प्रत्याशी हमारे साथ हैं, आकाश पांडे जी, अपने आप को निर्दलीय बता रहे हैं। हमको इंटरव्यू इनका इसलिए लेना था, 2-3 बातें हमें समझनी थी। जहां जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, नौकरी रोजगार पलायन की बात कर रहे हैं, आरजेडी की अपनी मुद्दे हैं, भाजपा के अपने मुद्दे हैं, उसमें अगर कोई व्यक्ति इन तमाम मुद्दों को धत्ता बताते हुए निर्दलीय या एकला चलो रे के सिद्धांत पर चलने का फैसला करता है तो उसके विचारधारा को और उसके व्यक्तित्व को समझना चाहिए, और इसीलिए हम लोग इनका इंटरव्यू करना है। क्यों लें आपका इंटरव्यू, ये सवाल हम आपसे नहीं पूछेंगे। हम आपसे ये सवाल पूछेंगे कोई कि इंटरव्यू से पॉलिटिशियन को फायदा होता है या जनता को? इंटरव्यू से दोनों को फायदा होता है। क्या पॉलिटिशियन को क्या फायदा? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी चैनपुर के सम्मानित जनता को निवेदित प्रणाम करता हूँ। मैं आकाश चैनपुर विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार हूँ। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। अब आपकी सवाल है कि मैं इंटरव्यू से किसको फायदा होता है, पॉलिटिशियन को या जनता को? दोनों को बराबर के फायदा होता है। पॉलिटिशियन को क्या फायदा? पॉलिटिशियन को ये फायदा होता है कि आपके द्वारा जो पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं, आप जो हमसे क्वेश्चन राइज करते हैं, उनको अपने थॉट में डाल के उस पर हम काम करने का प्रयास करते हैं। दूसरा पॉलिटिशियन का ये फायदा होता है कि जैसे क्षेत्रों में जब हम जाते हैं तो जितने टॉपिक्स आप हमसे क्वेश्चन राइज करते हैं या जो पूछते हैं, हमें लगता है कहीं ना कहीं ये जनता की आवाज है। आपको चुनाव लड़ना है, ये फैसला जज्बात में आपने लिया है या यूं ही लिया है? मैं इस बात को इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने एक पोस्ट डाला था और वो पोस्ट कुछ इस तरीके से है कि चैनपुर विधानसभा से प्रबल उम्मीदवार हो सकते हैं भगवानपुर के मुखिया सह पैक्स अध्यक्ष बड़े भैया उपेंद्र पांडे। 7 जून का पोस्ट है आपका जी। आप तो दूसरे के बारे में डाल रहे थे, खुद कैसे मन बना लिए? मुझे ऐसा लगा कि नहीं, उपेंद्र भैया चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है चुनाव लड़े। उनको पार्टी ऑफर कर रहा था जब मैं ये पोस्ट डाला था। मैंने उनसे सवाल जवाब किया कि आपको जब पार्टी ऑफर कर रहा है या जनता आपको खोज रहा है तो एक बार आपको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे वो सीनियर हैं। उसके उपरांत उनका यही जवाब था कि अभी मैं विधानसभा का कोई तैयारी नहीं किया हूँ, कोई रूपरेखा नहीं, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इससे मेरा कोई मोटिव चुनाव लड़ने का अभी तक नहीं है। उसके बाद मैंने उस चीज को जब उन्होंने डिनाई कर दिया तो मुझे ये लगा कि ये काम जो हम उनको कह रहे हैं ये खुद क्यों नहीं कर सकते हैं। तब से 7 जून से ही कर सकते हैं। आप 7 जून से क्या, हम लोग तो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उस दिन ये लगा कि ये काम यदि ये नहीं करेंगे तो इसको हम जरूर करेंगे। एक और आपका पोस्ट है जी 5 मई का, आज और अभी से मैं सभी सामाजिक गतिविधियों से दूरी बना रहा हूँ, बहुत सी गतिविधियां हमारे बर्दाश्त से बाहर है। आप तो
दोनों पोस्टों को देखकर ऐसा लग रहा है जी। कि आपका कहीं से कोई मूड नहीं था चुनाव लड़ने का, इसलिए मैंने सवाल किया है कि आपने फैसला कोई जज्बात में लिया है? उस पोस्ट को आप ध्यान से देखिए, उसमें लिखा गया सामाजिक गतिविधियों से। राजनीतिक कहीं हमने नहीं, राजनीतिक नहीं लिखा। सामाजिक किस लिए लिखा गया कि जो हम जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं, हो सकता है उस समाज से हमें कहीं अपने समाज में कहीं ऐसा लगा होगा कि किसी की वजह से ठेस पहुंच रहा हो, तो उन गतिविधियों से जो कार्य अवधि करते हैं उस कार्य अवधि को सुधारने के लिए या और लोगों को जगाने के लिए हम इस स्टेटमेंट को लिखा था। और तीसरी चीज, इसके माध्यम से ये हम भी जानना चाहते थे कि हमारे प्रति लोगों में कितना प्यार है। उसमें आप कमेंट बॉक्स में जाके देखिएगा कि उसमें सभी ने हमें यही सलाह दिया कि एक आप समाज के एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी आदमी हैं और आप समाज से दूर न हटे, यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो मुझे प्रोत्साहन मिला उस पोस्ट के माध्यम से। हम जानना भी चाहें कि समाज में कितना लोग हमें चाहते हैं, इसीलिए मैंने उस पोस्ट को किया था। आकाश पांडे के लिए राजनीति की परिभाषा क्या है? राजनीति की परिभाषा देखिए, जो छात्र संघ की राजनीति में जो बताया गया था वो तो रटा रटाया बताया गया था कि राफोर होता है राजा, जफोर होता है जनता, नीफोर नीति, नीतियों को रचना, ये सब नहीं। राजनीति का एकमात्र विकल्प दिखता है कि जिस क्षेत्र से हम राजनीति करने के लिए उतरते हैं उस क्षेत्र को अपने पूरे बिहार के अंतर्गत उसको इतना हायर लेवल पे लेके चले जाएं कि वो अपने आप में एक राजनीति का पहल हो और उससे कैंडिडेट में पार्टियों में एक अच्छा मैसेज जाए कि एक युवा ने राजनीति कर समाज में आकर के इस मुद्दे को आगे करके। राजनीति गंदी चीज है, अच्छी चीज है? परिवार या घर वालों के अकॉर्डिंग तो राजनीति गंदी चीज है। किसके लिए अच्छी है? और लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छी है राजनीति यदि हम नहीं करेंगे। मेरा मानना है आकाश जी कि राजनीति ऐसी होनी चाहिए कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का साधन होनी चाहिए। जी सही बात है, ऐसा नहीं है? आर्थिक परिवर्तन का साधन उसको होना चाहिए जिसको आर्थिक परिवर्तन का, हाँ परिवर्तन समाज का हम आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन कर सके। सामाजिक बदलाव, आर्थिक बदलाव होना चाहिए। लोगों की अर्थव्यवस्था जो डैमेज है, जो बदहाल स्थिति है, उसके बदलाव के लिए लोग राजनीति करते हैं कि उसमें बदलाव हो, सुधार हो। निर्दलीय ही क्यों, और तो चीजें विकल्प के रूप में हो सकती है। जी, निर्दलीय इसलिए हमने निर्णय लिया है कि जैसे हम किसी दल को ज्वाइन करते हैं, दल को ज्वाइन करने के लिए जाते हैं, पहले तो उनका जो प्रोपेगेंडा आता है, जो रूल्स होते हैं, उसको फॉलो अप करना हमारे लिए बड़ा टफ लगता है। हमें ये लगता है कि जो इन चीजों को फॉलो अप करेंगे उतना कम समय हम जनता के बीच जाएंगे, जनता के चीजों को समझेंगे, जानेंगे, और जैसे हम पार्टी का दामन थाम लेंगे हमको उनके झंडे के तले काम करना पड़ जाएगा। सबसे बड़ा उदाहरण देखिए ना, आपके यहाँ किसानों की भूमि अधिग्रहण की जा रही है, फसल को रोका जा रहा है। आज यहाँ का माननीय मंत्री जो है, विधायक जो भी हैं पद पे, वो इसलिए नहीं रोक पा रहे, जबकि चुनाव का टाइम चाहते तो रोक भी सकते थे। कि कहीं ना कहीं उन्हीं का सत्ता, उन्हीं का सरकार है, यदि उसका अवरोध करते हैं तो उनको उससे हानि पहुंचेगा। इसलिए हम पार्टी का दामन नहीं थामेंगे, पार्टी के आधार पर काम नहीं। जो निर्णय लेगा हमारा जनता लेगा, हमारी विधानसभा की जनता लेगी, उस पर हम खड़े उतरेंगे। सर, अगर 1951 से चैनपुर विधानसभा है और उसके निर्णय को देखा जाए तो निर्दलीय कभी भी सर मजबूत उस स्थिति में नहीं आए हैं, और हमें तो कोई उदाहरण भी ऐसा नहीं दिखता है कि कोई निर्दलीय चुनाव जीता हो चैनपुर विधानसभा से। नहीं कहता कि हमेशा इतिहास बनाया जाता है, तो हम लोग इतिहास बनाने के लिए उतरे हैं। कैसे? इतिहास अपने बलबूते से, अपने काबिलियत से, अपने जो अपने अंदर के हुनर से, जुनून से, जज्बे से, अपने जनता के समर्थन से, अपने बातों को रखने से, अपने पढ़ाई से, अपने शिक्षा से। क्या पढ़ाई है आपकी? मैं BSc AG किया हूँ, एग्रीकल्चर कोर्स किया हूँ छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर से, और मैं 2 बार वहाँ पुस्तकालय मंत्री रहा PSC जी के दरमियान। राजनीति शुरू से? जी, राजनीति तो मैं कहा जाए तो मैं क्लास 10 से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जो नहीं था असल पटल जो होता है, पटल हमको जाके यूनिवर्सिटी में मिला और मैं किया वहाँ पे। कॉलेज का जीवन भी बड़ा मजेदार होता है ना? 4 साल का लाइफ तो प्रोफेशनल कोर्स था, बहुत ही मजेदार, मजा आता है। हॉस्टल में रहे आप? हॉस्टल में लेने थे। हॉस्टल का खान पान, चूंकि हम लोग घरेलू खान पान से थे, इसलिए हॉस्टल का खान पान हमको पसंद नहीं था, तो हमने शुरू से हम डे स्कॉलर रहे हैं। डे स्कॉलर? हम हॉस्टलर रहे हैं। अच्छा, बड़ा चलता है ना दोनों में, डे स्कॉलर और हॉस्टल में? मैं तो दोनों के बॉन्डिंग से अच्छा चलता था मेरा। जैसे हम उनके यहाँ अपना प्रेम बांटने के लिए उनके बीच में खाना खाने जाते थे, उनके साथ बैठते उठते थे, समय देते थे, रात को रुक जाते थे। यही तो राजनीति है ना? यही राजनीति, दोनों को मिला। डे स्कॉलर भी थे, हॉस्टलर भी थे। कभी ऐसा होता था कि हॉस्टलर डे स्कॉलर में युद्ध हो जाता था किन्हीं किन्हीं बातों में, कि हॉस्टलर सारा यूनियन बना लेता था, तो उसी के बीच बचाव के लिए हम लोग जाते थे कि आपसी कम से कम किसी भी तरह का लड़ाई न हो किसी तरीके। यही तो राजनीति है जी। और मैं पद भी चुना तो मैं पुस्तकालय मंत्री था, महामंत्री होता है, अध्यक्ष होता है, मैं पुस्तकालय मंत्री का चुनाव लड़ता था वहां से। मैं हॉस्टलर रहा हूँ जी, और खूब लड़ाइयाँ कराए हमने। खूब का मतलब
जम कर हुआ। लड़ाई उस परिस्थिति में देखिए हम लोग को भी करना पड़ जाता था। हम चूंकि बिहार से बिलोंग करते हैं, तो जब हमारे बिहारी भाइयों को कुछ ऐसी टिप्पणी मिलती थी या किसी से उसके लग जाता, तो हम भी कभी कभी बिहार के पद से चले जाते थे कि नहीं बिहारी। आपको लगता है कि बाहर में बिहार के लोगों के साथ ज्यादती होती है? देखिए जो मजबूत है उसमें उनके साथ तो नहीं होगा, लेकिन जो कमजोर है उनको तो जरूर बाहर में सताया जाता है। मतलब जो जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बोलते हैं जी कि बाहर में बिहारी शब्द या बिहारी को डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, आप उन बातों से एग्री हैं, उनके बातों से? जी नहीं, प्रशांत किशोर जी बिहारी वर्ड्स बोल करके बिहारी को डिमोरलाइज कर रहे हैं। वो हमें गाली देता है, ये हम जग जाहिर नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनके अंदर इतना हौसला बुलंद कर देंगे ना कि वो बाहर भी जाए तो उसी बुलंदी के साथ रहे कि मैं बिहार से हूँ। चलिए एक सवाल से तो आप एग्री करेंगे कि आप उच्च शिक्षा के लिए आपको पलायन करना पड़ा था? हाँ, हायर एजुकेशन के लिए, एजुकेशन की तो मैं बोल सकता हूँ कि पलायन करना पड़ा था। पलायन करना पड़ा था। और पलायन क्या, लोग फॉरेन कंट्री में जाते पढ़ाई करने के लिए, ये तो हम देश में ही अपने थे। लेकिन बात यह है कि जब प्रशांत किशोर इस बात को उठा रहे हैं जी, तो आप उनके मुद्दे के साथ एसोसिएट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? सबका अपना अपना एक थॉट होता है, थ्योरी होता है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए जिस दुख को हमने झेला है जी, और उस दुख की कोई बात कर रहा है, तो हमको तो उसके साथ जुड़ना चाहिए ना कि भाई हम इसी से जुड़ जाते हैं, दोनों का दुख बराबर है। नहीं, देखिए दुख से जुड़ना और दिग्भ्रमित करना, राह दिग्भ्रमित करना, हमको दो चीज उनके अंदर दिख रहा है। जैसे अभी एक लाफ कार्ड का चल रहा है मैसेज, ये चुनाव के टाइम में लाफ कार्ड बनवाने का कोई मतलब नहीं समझ, जनता को बेवकूफ बनाने टाइप में लग रहा है। लाफ कार्ड एज अ लोफ कार्ड हमें दिख रहा है कि एक लोफ कार्ड है, इसका कोई मतलब ही नहीं लाफ कार्ड का। तो ऐसे कई सूत्रधार हैं। हाँ, आप ठीक है बिहारियों के लिए उजागर करें, बिहारियों के लिए कुछ करें, आप वेल एजुकेटेड हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक भी रहे हैं, तो कुछ उनके सूत्रधार सही है, कुछ गलत हैं। हम उनके थॉट को बिल्कुल भी अपने अंदर, अपने जहन में नहीं डालना चाहते हैं, या किसी भी पार्टी के थॉट को अपने अंदर नहीं चाहते। हम तो देखिए आपके कह देने से हम नहीं मान जाएंगे जी, हम धीरे धीरे सारे फैक्ट्स पर आएंगे। जी बिल्कुल। अब प्रशांत किशोर की दो अच्छाइयों को और दो कमियों को बताइए जो आपको लगता है। प्रशांत किशोर जी की दो अच्छाइयों को, दो कमियों को इसलिए हम ये बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तो उन्होंने जो बोला था कि इसी में क्षेत्र में आपको 12,000 की नौकरी दूंगा। दूसरा लोफ कार्ड, ये दो उनकी कमियां हैं। अच्छाइयों को मैं कम समय में बताना चाहूंगा, क्योंकि अच्छाई जब हम किसी पार्टी का करेंगे तो ये हमें शोभा नहीं देता। नहीं, शोभा की बात नहीं है, आप तो निर्दलीय है ना, आप सारी हम किसी भी पार्टी के चीजों को जी, हम किसी भी पार्टी की अच्छाइयों को नहीं बता पाएंगे। अच्छाई हमको कुछ दिख ही नहीं रहा, तभी तो मैं निर्दल लड़ा हूं। सर एक बात और भी है, बताइए। राम जी जब रावण को मारे थे तो अपने भाई को उन्होंने बोला कि जाओ रावण में कुछ अच्छाई देख कर आओ। जब राम हमारे ऐसे आदर्श दूसरे की अच्छाई को बोल रहे हैं तो आप नहीं बोल सकते क्या? राम रावण की यदि आप तुलना करते हैं, तुलना नहीं कर रहा हूँ मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो हमें नहीं लगता है कि राजनीतिक से और रामचरितमानस से कोई तुलना ही नहीं दिख रहा है। नहीं, मेरा ये बस समझाना है कि अच्छाई किसी में भी हो सकती है और किसी के भी अच्छाई उनकी एक ही बस अच्छाई है कि बिहार को, जो बिहारी वर्ड से जो उनको चिढ़ उनके अंदर जो जगह है, जो गाली हमारे लोग भाई खाते हैं, उनके लिए जो बोलते हैं, तो उससे बिहारियों में थोड़ा सा हिम्मत आता है, जज्बा आता है। यही एक ही अच्छा ही हमको दिख रहा है, बुराई दो दिख रहा है। दो मैं आपको बता ही दिया। ठीक है, एक तो 12,000 के जो रोजगार की आपने कहा है, मैं 12,000 का रोजगार न दे करके यदि मैं कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म डाल दूं, जैसे हमारे चैनपुर विधानसभा की बात करते हैं, तो चारों प्रखंड में रोजगार पड़ा हुआ है। मैं इस पे आऊंगा सर, मैं इस पे डिटेल में आऊंगा। बीएसपी आपके क्षेत्र में ज्यादा मजबूत है और ज्यादा मारा मारी हुई है बीएसपी को लेकर। आपने बीएसपी के साथ क्यों नहीं एसोसिएट किया अपने आप को? देखिए बीएसपी पार्टी तो है, ठीक है। अभी आकाश आनंद आए थे, जी, आकाश आनंद नारा भी लगा। मैं उस नारे का पुरजोर विरोध करता हूँ। कौन से नारे? दो नारे उसमें लगाएंगे जो कि कहीं न कहीं आपसी उन्माद फैलाने का, आपसी विवाद का वो नारा बता सकते हैं आप? दो नारा था। एक तो नारा था कि चढ़ गुंडों के छाती पर बटन दबाओ हाथी पे। इसमें क्या खराबी? नहीं, ये गुंडा है कौन? पार्टी को आप गुंडा बोल रहे हैं या जनता को गुंडा बोल रहे हैं? अच्छा। दूसरा नारा, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। हमारे मतलब हम हैं कौन? सभी जनता ना आपके हैं, कि ऐसा थोड़ी कि हमारी है मतलब कि हम ही लोग जो हैं बस वही हमारी है। जमीन जो सरकारी जमीनें हैं, जो उसको यूटिलाइज कर रहा है, या आप उससे छीनने की बात कर रहे हैं, या तो फिर आप उससे अधिग्रहण कराने की बात कर रहे हैं। मुझे तो इन नारों से ही लग रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भूमिहीन है उनके पास जमीन होना चाहिए? भूमिहीन को होना चाहिए, जिसके पास भूमि नहीं उसको भूमि मिलना चाहिए, उसको सरकार आवंटित कराए, उसको किसी को छीनने का अधिकार नहीं, उसको सरकार, गवर्नमेंट उसको चयनित करेगी, चयनित करके उनको
डोनेट कर देगी, उनको दे देगी, उन्हें उनके नॉमिनेट कर देगी उनके नाम पे। बहुजन के बाद विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पर आते हैं हम जी गुरु। अभी तो एकदम बीजेपी पूरा जोर लगाए हुए है कि बिहार बदल देंगे, हिंदुत्व बचा लेंगे। तो आप हिंदुत्व बचाने नहीं गए? हिंदू तो हमेशा आप थोड़ी भी कि तो परशुरामवंशी हैं। हाँ हर्षवंशी हम हैं। हर्षवंशी हैं। हम भाजपा का दामन थाम के थोड़ी ही हिंदू बचा सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि भारतीय जनता पार्टी का हम दामन थामेंगे तभी हिंदुत्व बचा सकते हैं। और हमारे जो देश में रहता है, जो सभी समुदाय के लोग रहते हैं, उन सभी का वेलकम होना चाहिए। हम उनको अपने तरफ मोटिवेट करने के प्रयास करेंगे कि जो सभी वर्ग से लोग आते हैं, उन सबको अपने अंदर हम खींचने का काम करें। क्यों हिंदुत्व पे सिर्फ हम बात करें? हिंदुत्व पे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। जैसा हिंदू खतरे में है गुरु। खतरे में हम, जैसे हम भगवानपुर में रहते हैं, हाँ। तो हम अपने गांव में तो यही अध्ययन करें कि हमारे गांव के जो हमारे हिंदू मुस्लिम भाई हैं, सभी एक जैसे रहते हैं। सभी हम उनके, आप मेरा वीडियो देखिए, जब हम भी उनके कार्यक्रम में से तजिया निकलता है, दुगत के भरने जाते हैं। हमारा भी नवरात्रि मनता है तो वो हमारे साथ जुलूस में रहते हैं, हमारे काफिला में रहते हैं, हतम रहते हैं। अब जहाँ खतरे में हैं वो लोग किस तरह से उसके साथ रह रहे हैं, क्या उनका विचार व्यवहार, वो जानेंगे। आरजेडी क्यों नहीं? मैं बता दूं आपको कि मुझे किसी भी पार्टी पे भरोसा नहीं है। किसी भी मैं पार्टियों को ज्वाइन करना ही नहीं सोचा। मैं जब तक लड़ूंगा निर्दलीय ही लड़ूंगा, ये मेरा प्रण है। अब सबसे अहम टॉपिक है क्यों निर्दल लड़ेंगे। मेरे को एक ही थॉट है निर्दल लड़ने का कि मैं पार्टी का झंडा नहीं ढोना चाहता, मैं पार्टी के किसी नेता के अधीन नहीं रहना चाहता कि जो वो कहेगा वही मैं करूंगा। नहीं, मैं अपने विधानसभा के विकास हेतु उसके लिए कार्य करूंगा। ना कि ऐसा थोड़ी कि विधानसभा में निर्दलीय उम्मीदवार नहीं बोलता अपने बातों को, उसको फंड नहीं दिया जाता है, उसको ही फंड दिया जाता है, उसके भी रूल्स हैं। तो मैं बिना पार्टी का दामन थामे इसके लिए क्या बोलते हैं, प्रण लिया हूँ कि बिना पार्टी का दामन थामे जब तक मैं चुनाव लड़ूंगा निर्दलीय ही लड़ूंगा। पार्टी का जैसे झंडा उठाऊंगा, उनके सारे रूल सारे प्रोटोकॉल होते हैं। जैसे देखिए ना, जनसुराज पार्टी आया है ना, उसमें 7-8 रूल ऐसे हैं जिससे कि कैंडिडेट भाग जाएंगे या तो फिर आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी है ना, उसमें ऐसे कई मैसेज आ रहे हैं कि मोटा रकम लेके जाना होता है, पैसा चाहिए होता है, पार्टी टिकट देता है, पैसे पे टिकट देता है, तमाम भारतीय जनता पार्टी है उसके लिए ये होता है कि आप 20 साल देह रगड़ते रहिए, आपको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा कोई इसका भरोसा नहीं है। 20 साल हो गया देह पूर्व प्रत्याशी उनका टिकट कर जाता है, इस पर हमको भरोसा ही उठ गया है। और मैं जब करने के लिए उतरूंगा, जब तक मेरा पद नहीं रहेगा, मैं किस बेस पे काम करूंगा? घर का धान बेच के तो करूंगा नहीं, ये मेरे जहन में। 8 फरवरी का एक आपका फेसबुक पोस्ट में देखा, सिर्फ एक गंदे मछली ने पूरे तालाब को गंदा किया हुआ। क्या मतलब है इसका? सिर्फ मैं व्यक्तिगत रूप से नाम देखिए नहीं रखूंगा। सिर्फ समाज में जो व्यक्ति हमारे समाज को, मैं अपने समाज के लिए चीज को लिखा था, समाज में यदि किसी एक व्यक्ति से हमारे समाज को ठेस जब पहुंचा तो उस पे मैंने लिखा था कि सिर्फ एक गंदे मछली ने पूरे तालाब को गंदा कर रखा, सबको संभलना चाहिए। उसके लिए मैंने लिखा हुआ था, किसी पर्टिकुलर किसी जाति विशेष के लिए नहीं। कोई गहरा आघात था आपका? जी, गहरा आघात हमें लगा था कि हमारे यहाँ कई सेना कई टीम काम करती है, जो टीम वर्किंग होता है उसका जो नेतृत्व करता होता है, जब आए दिन गलत निर्णय, स्वतः निर्णय लेकर के गलत मैसेज उसका हम लोग को सुनने को मिलता है, क्योंकि हम लोग भी सोशल हैं टोटली, और उसका गलत निर्णय मिलता है, उसका कोई आवाज नहीं उठा पाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि उसको उभारने के लिए हम लोग बहुत मेहनत किए थे, बहुत परिश्रम करके उसको उस पैदान पे बैठाएं, और जब विलय की ओर जा रहा था, चूंकि बैठा करके फिर अपने निजी वर्ग को मिला, हम लोग लग गए। जब विलय की ओर जाने लगा, खुल के कहा जाए तो उसमें दलाली, घुसखोरी, चोरी, चेहरा चमकाना, तमाम ऐसे मुद्दे थे। तो हमें ऐसा लगा कि उसको जो है कि कहीं ना कहीं उसको बैकफुट पे लाना भी जरूरी है, जिसके लिए मैंने ये कमेंट्स किए हुए थे। बहुत गहरा बात हो गया ना, गंभीर। नहीं, सारी बातें एकदम टू दी पॉइंट है, मजे की बात है, एकदम टू दी पॉइंट है। चलिए अब थोड़ी हल्के बातों पर आते हैं। पूरी हार्ड बातें कीजिए ना, बड़ा आनंद आएगा। हार्ड बातें कीजिए, बहुत मजा आएगा हमें। नहीं, क्योंकि मैं भी अपने आप को जानना चाहता हूँ ना, नहीं बोले कि पब्लिकली आपको इस मीडिया के माध्यम से आपको क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है। वंदे भारत, तो हमें तो यही फायदा है ना कि वंदे भारत इसलिए जाना जाता है जी कि हम और आप मित्र हो सकते हैं जी, हम और आप रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन हम कैमरे के सामने बस एक ही लोगों की तरफदारी करते हैं, वो हमारी जनता है, हमारे दर्शक है। बिल्कुल, और उनका भरोसा हमारे ऊपर रहता है। दूसरी बात यह है कि बदकही का कार्यक्रम ही इसलिए है कि जो हमको देख रहा है, आकाश पांडे को क्यों देखे,
वो देखकर समझ जाए कि उसके अंदर आकाश पांडे का व्यक्तित्व और विचारधारा कैसी क्या है भाई, उनका आरजेडी पर क्या विचार है, जी जी BSP पर जी क्या, जी सबके ऊपर। जी। हम मैं बताया ना पार्टी विशेष पे कि मैं किसी भी पार्टी का न दमन थामा हूँ न थामूंगा, क्योंकि मैं किसी का झंडा ढोने का काम मुझे नहीं लगता है कि मेरे से हो पाएगा। मैं झंडा ढोने में अपना व्यतीत नहीं करना चाहता हूँ, मैं जनता के बीच समय कड़ी में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोले जी। आप लोग एक कार्यक्रम करवाते हैं परशुराम, सॉरी हाँ बोलिए, परशुराम जयंती भी हम ही लोग करते हैं, और हरसुराम जो सत्य होता है हरसु बाबा के जन्मोत्सव जयंती। और दर्शकों हम आपको बता दें कि जिस क्षेत्र में हम लोग बैठे हैं वहाँ हरसु बाबा और मां मुंडेश्वरी की मंदिर है। हरसु बाबा की अपनी एक कहानी है, मां मुंडेश्वरी एक शक्ति स्थल है और जिसकी जयंती इन युवाओं के द्वारा मनाया जाता है। एक 2-3 साल चीजें ठीक चली आप लोगों की, फिर उसके बाद बिखराव आने लगा। उस बिखराव की वजह बताइए आप, और भविष्य क्या रहेगा इसके बारे में आप बताइए। हरसुब्रह्मण्य जयंती के बारे में आप पूछेंगे, परशुराम जयंती दोनों के बारे में बोल रहा हूँ। देखिए, परशुराम जयंती में ही सिर्फ बिखराव आया था। हरसुब्रह्मण्य बाबा तो परशुराम जयंती जो जन्मोत्सव मनाया था, और हरसुब्रह्मण्य बाबा का तो यहाँ मंदिर स्थापित है, यहाँ उनका कर्मभूमि जन्मभूमि दोनों यही रहा है। तो हम लोग हरसु बाबा का जयंती के अलग रखते हैं, परशुराम जयंती को अलग रखते हैं। हरसुब्रह्मण्य महाराज का जयंती न कभी बिखराव आया है, न कभी रुकने के कगार पे है। जिस साल हम लोग उसका स्टार्टिंग किए थे, मात्र 13 या 14 वाहन के माध्यम से इसी मंदिर हरसोंची महादेव मंदिर के प्रांगण से हम लोग स्टार्ट किए थे, और आज ये सीन है कि प्रत्येक वर्ष उसमें इतना विस्तार होता गया, बाबा के इतना आशीर्वाद हम लोग को मिला, इतना सहयोग मिलता है कि उसका इसका इतना विस्तार हो गया है कि कहीं ना कहीं ये भारत के पटल, बिहार के नहीं, मैं पूरे भारत के पटल भूमि बता रहा हूँ कि हरसुब्रह्मण्य बाबा का जयंती को सभी लोग जानने लगे कि महाराज का, देखिए बाबा को सभी जानते हैं, लेकिन महाराज का जयंती समारोह कब मनाया जाता है, महाराज के बारे में लोग जानने सुनने लगे। ये कहीं ना कहीं जयंती का बहुत बड़ा असर रहता है। सर, बिखराव की वजह क्या रही थी? परशुराम सेना की बात किया जाए तो बिखराव को वजह है, जैसे हम लोग किसी भी चीज का जब टीम गठित करते हैं तो टीम में 10-12 मेंबर होते हैं। 12 मेंबर के सुझाव से जब कोई कार्य होता है तो उसको सफल माना जाता है। उसमें से किसी एक मेंबर की बात को यदि त्रुटि हो जाती है या कहीं वो गेस कर लेता है कि इस तरह का पाया जा रहा है, तो वहाँ बिखराव होने लगता है। तो परशुराम जयंती के दरम्यान में हम लोगों ने जिसको हम लोग चयन किए थे, जिसको मनोनीत किए थे, मनोनीत अध्यक्ष बनाया गया था, उस अध्यक्ष के द्वारा कई ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जो कि अब स्वतः निर्णय लेना जो कि हम लोग को पसंद नहीं आ रहा था। हम लोग उसको अपने बैठ के बहुत बार मना करने की कोशिश किए। जैसे कि मैं बता दूं कि कभी कभी परशुराम चूड़ा दही यात्रा, ये सब चीजें कहीं ना भगवान परशुराम को उनके चीजों को ठेस, मतलब हमें दुख दर्द हो रहा था कि ये चूड़ा दही यात्रा तो अभी तक हम लोग कहीं देखे नहीं। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि हम लोग टोटली, हमारी जो टीम है वेल एजुकेटेड है, कोई बीटेक किया है बेंगलोर से, कोई BSc किया है, कोई MSc किया है, सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। तो उनको ये लगा कि ये सब चीजें के लिए परशुराम सेना नहीं बनाया गया था। कहीं से रिपोर्ट आने लगा कि कोई पैसा मांग रहा है मैटर को सॉल्व कराने के लिए, तो उसको कहीं से मैटर आया कि जयंती के नाम पे चंदा वसूली हो रहा है। तो इन चीजों को रोकने के लिए कि समाज में इसका गंदा मैसेज न जाए, हम लोग बैठ करके एक अच्छे तरीके से एक अच्छे प्लेटफॉर्म को चले, तो उसको स्वीकार नहीं किए, जिसकी वजह से हम लोग उसका पुरजोर विरोध किए। और विरोध के कार्यक्रम में तो हम लोग शामिल होते हैं, क्योंकि कार्यक्रम हमारा है, प्रयास किए कि ये चीजें न हो। चलिए, रास्ता आपका कठिन है, इस बात को आप मानते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे हम जनता के बीच जाते हैं और जनता हमारी बातों को सुनती है और हमें स्वीकार करती है, तो हमको लगता है कि राह मेरा बहुत आसान है। यदि जनता जिस दिन हमारी बातों को मना कर देगी और हम जाएंगे, हमें इग्नोर कर देगा, उस समय हमें लगेगा कि हमारा राह बहुत कठिन है और इस राह में हमको चलना, क्योंकि यहाँ बदहाल स्थिति है। जनता के लिए आप मैं विकास की बात नहीं करता हूँ, चाहता हूँ कि मैं आपको विकास दूंगा। भाई, नेता का 3 मुद्दा होता है, विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, 4 मुद्दे होते हैं। मैं सब विकास के प्रणाली में आते हैं, तो मैं विकास की बात ही नहीं करता हूँ। मैं पूर्व के 20 साल की बात करता हूँ, जो 20 साल हमने देखा है, मतलब ऐसे तो कई कार्यकाल 20 साल में जो मैंने अध्ययन किया है, उसके विकास की बात करता हूँ, उसके अध्ययन की बात, उसके दरम्यान में विकास क्या हुआ, और पार्टी की बात करता हूँ कि पार्टियों के जिस पार्टी में आप लोग होकर के वोट करते हैं, वो पार्टी आपके लिए क्या कर रहा है, या वो कैंडिडेट आपके लिए क्या कर रहा है, सिवाय अपने पद को ग्रहण करने में, पार्टी के लिए काम करने के अलावा जनता के लिए क्या कर रहा है। और मैं निर्दलीय होकर के अपने जनता के बीच रहने का काम करूंगा, विकास की धारा बहूंगा, 3-4 एजेंडा है, उस पर मैं काम करूंगा। संघर्ष चलेगा कि संघर्ष खत्म होगा? देखिए, संघर्ष जब चुनाव में उतरे तो संघर्ष तो करना ही है, और मैं संघर्ष यदि रुक जाता हूं तो जो हमारे साथ युवाओं का समर्थन है उनमें बड़ा कमजोरी आ जाएगा।
मेरे को टच करने के लिए कई लोग टच करना चाह रहे हैं, हमारे ही अभिभावक हमसे, हमारे समाज के लोग, हमारे गार्जियन हमको सोच रहे हैं कि नहीं ये अपने प्रणाली को रोके, अपने पद्धति को यहीं पे स्टॉप लगाए, लेकिन मैं रुकने नहीं वाला हूँ। आपके वंदे भारत चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि आकाश रुकने वाला नहीं है। आकाश विधानसभा का चुनाव लड़ेगा तो लड़ेगा, और तब तक लड़ेगा जब तक जनता उसके साथ है, जब तक युवाओं में हुंकार है। खास करके देखिए मैं युवा हूँ, तो युवाओं का ज्यादा समर्थन है मेरे साथ। एक कंसर्न मेरा और भी था, बोला जाए, आपके विधानसभा में अधिकतर खूब मोटे मोटे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मोटे का मतलब शरीर से नहीं, पैसे से। आप कहाँ टिक पाएंगे इनके सामने? देखिए हमें, हमारे पूरे प्रखंड के अंतर्गत हमको नहीं लगता कि हम लोग से कोई ज्यादा मोटा रकम रखा होगा। हम लोग खानदानी जमींदार रहा करते थे। आज हमारे अपने पूर्वज हमारे जो है कहीं ना कहीं 1400-1500 के बीघे की खेती करते थे। आज भी हम लोग अपने खेतों को पहचान नहीं पाते। यदि मोटे रकम की बात करते हैं तो हम लोग की बस एक ही पद्धति प्रणाली है, या एक ही हम लोग का थॉट है कि हम लोग उस जमीन को देखते ही नहीं। हमें ये लगता है कि हमारे पूर्वज वो आशीर्वाद रूपी दिए हैं और उसको हम यथावत बने रहेंगे तो हमारी प्रतिष्ठा उसी में है। इतिहास है कि आज तक हम लोग एक डिसमिल अपना कहीं सीलिंग गया हम लोग का जमीन, मंदिर के पीछे जितनी पहाड़ के पीछे आप जमीनें देख रहे हैं, हम लोग का बहुत सारा सीलिंग गया है जमीन। सीलिंग एक्ट हम लोग नहीं बचा पाए, क्योंकि हम लोग होते तो उस समय उसको ही बचा लिए होते। बाबा लोग थे, थोड़ा सा आरामदेही थे, बड़े मोटे मोटे तगड़े शरीर के थे, वो लोग नहीं बचा पाए। तो उन रकम से तो हम कहीं किसी से कमजोर नहीं है। रकम मेरे पास भी, लेकिन रकम हमें बहुत ज्यादा खर्च ही नहीं करना है। ना हमें पार्टी पूर्वा को रकम देना है, ना हमसे जनता पैसा मांगता है। जनता से हम पैसा से थोड़ी वोट लेंगे, किसी को 1 रुपए जनता। हाँ, ऐसा नहीं है पार्टी मेरी है नहीं तो हम कुछ जगहों पे जाते आते तो मेरा कुछ खर्च होते हैं। हम लोग 10-20 युवा साथी हैं, 50 युवा साथी हैं जो टीम वर्क कर रहा है, खाते नहाते हैं, अपना भाई टाइम निकाल के जाते हैं, तो उससे ज्यादा रकम इसमें लगना नहीं है। 2 कमियां बताइए अपनी। मेरे अंदर देखिए अभी तो हमको कुछ कमी नहीं दिख रहा है। 2 कमियां यही है कि हो सकता है कहीं हम ज्यादा कुछ बोल देते होंगे आक्रोश में आकर के, सबसे बड़ी कमी है। जो आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो आप सर्वे किए हैं, एक कमी, सबसे बड़ा कमी मेरे अंदर वही है कि आक्रोशित हम लोग बहुत ज्यादा जल्दी होते हैं। अपने आक्रोश को हमको रोकना है, कम करना है अपने अंदर। और दूसरा कोई कमी नहीं है मेरे अंदर। दूसरा आपके अंदर, आपको यदि मेरे अंदर कोई कमी दिख रहा है तो आप मुझसे पूछिए। नहीं गुरु, बात यह है कि हमको अपने अंदर ही सब कमी ही दिखता है। हमको कोई कमी नहीं। हमको लगता है कि हम चोर भी हैं, हम बेईमान भी हैं। नहीं। हमको सब कुछ देखिए ना, मेरा इतना लंबा मेरा कार्यकाल रहा है। मैं बताया ना, शासन की रहा, मेरे ऊपर एक दिन किसी तरह का मुकदमा नहीं दायर हुआ आज तक। किसी भी तरह का मुकदमा। सोचिए कि कैसे हमने शासन के, मेरा बनास का भी पठन पाठन रहा। मैं सीबीएसई बोर्ड स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट रहा अप टू 12th क्लास तक। उस द्रव्यमान में भी बहुत सारे, पहले तो स्टूडेंट में नहीं मारपीट होता था, उस द्रव्यमान में बहुत तरह के घटने होते थे। लेकिन आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, इस आकाश के नाम पे एक भी मुकदमा आता है आपको? हाँ, आक्रोशित में हो जाता हूँ, गुस्सा तो आ जाते हैं कभी कभी, और दयावान भी हूँ। कहीं ना कहीं दया ही एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि अपने बिहार के बदहाल, अपने विधानसभा के बदहाल स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए, माता मुंडेश्वरी धाम का विकास को देखते हुए, तेल्हाड़ कुंड जैसे पर्यटक स्थल, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को विकास को देखते हुए, चैनपुर में हरसू ब्रह्मा मंदिर के विकास, सकरा गली और उनके निर्माण को देखते हुए, करकटगढ़ जैसा सुंदर जगह जो कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड के तर्ज पे, उसको सजाने का हम काम करने के लिए इस विधानसभा में दावेदारी कर। एक बात बताइए हमको कि आप निर्दलीय होकर इन सारे कामों को कैसे कर पाएंगे? जब हम सभा में बैठेंगे तो ऐसा थोड़ी कि हमको सभा कहेगा कि नहीं आप काम को नहीं मांग सकते हैं। नहीं, ये तो कर सकते हैं। अपने काम को हम मांगेंगे सभा में ना। सरकार आपको वैल्यू देगी? हाँ बिल्कुल देगा। मैं तो निर्दलीय रहूंगा ना। मैं दल जब नहीं ज्वाइन करूंगा तो सरकार के नजर में मैं और महान रहूंगा कि बिना दल का मैं चुनाव लड़के आया हूँ, मैं जीता हूँ। हो सकता है पार्टी हमको अप्रोच भी करे कि आप पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि मैं किसी भी परिस्थिति में, चुनाव हारना जितना अपने जगह, मैं किसी भी परिस्थिति में पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा। राजनीति से समझौता नहीं होगा? राजनीति से और अपने कथनों से मेरी कोई समझौता नहीं होगी, किसी भी तरह से कोई समझौता नहीं कर सकता। एक कहावत सुना है मैंने, बोला जी, बिकता सब कोई है, बस सही कीमत लगानी आनी चाहिए। कीमत वालों को तो हम कीमत दे के फेंक देंगे यहाँ से। हमसे फोन से लोग बात करना चाहें, हम उनको सीधा हमने बोला कि यदि आपको बहुत आपके अंदर हिम्मत है, जुनून है, जज्बा है, तो आप आइए और फेस टू फेस हमसे टॉक कीजिए। मैं आपकी बातों को जवाब दूंगा। आप किसके बारे में बोल रहे हैं? मैं किसी व्यक्ति विशेष का चैनल के माध्यम से नाम नहीं ले सकता हूँ। बदकश के लिए जाना जाता है कि यहाँ खुल्लम खुल्ला बात होता है। जी नहीं, तमाम विधायकगण लड़े हुए चुनाव, किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैं क्षमा चाहता हूँ इसके लिए मैं आपसे, क्योंकि देखिए नहीं होता है कि चुनाव लड़ने से पहले हो सकता है मेरे ऊपर कोई किसी तरह का रिपोर्ट कर दे, हो सकता है मेरे ऊपर किसी तरह का मुकदमा दर्ज हो जाए। भाई सत्ता सरकार है, शासन है, किसी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है मैं अकेले घूमता हूँ बाइक से, मेरे ऊपर कुछ घटना दुर्घटना हो जाए, तो अपना सेफ्टी भी तो मेरे को देखना है। डरते हैं आप? मैं
नहीं, डरता नहीं हूँ। मैं अपना सेफ्टी बता रहा हूँ ना कि मैं अपने जीऊंगा तभी तो जनता के लिए कुछ करूंगा। हो सकता है मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि डरता तो मैं धौरा प्रवास 3-4 दिन नहीं करता, मैं अकेले बाइकों से गांव में जनसंपर्क नहीं करता, मैं हर समुदाय में जाकर के अपनी बातों को रखता हूं, उनमें जाने से मैं नहीं रुकता हूं, मैं समुदाय विशेष ही बात कर देता हूं कि आप जिस पार्टी से वोट देते हैं क्या पार्टी वो आपकी है, क्या वो कैंडिडेट आपका है, ये क्वेश्चन मैं करता हूं। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर डर होता तो मैं उनसे पूछता ही नहीं। हमारे एक दर्शक हैं सौरभ दुबे, सॉरी अरविंद कुमार सिंह, और उनका आपसे सवाल है कि ऐसा नहीं है ना कि चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और लास्ट में अपना नाम वापस ले लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं नॉमिनेशन क्या, मैं चुनाव लड़ने तक का जब तक घोषणा किया हूँ, चुनाव लड़ने तक का प्रण लिया हूँ। चुनाव 100% लड़ूंगा, इसके लिए सभी लोग स्वस्थ रहें। परिस्थिति को मैं नहीं बता सकता, ये तो जनता बताएगी क्या परिस्थिति होगी, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद लेकिन चुनाव लड़ूंगा। गौतम पांडे हैं और पूछ रहे हैं कि चैनपुर में अधौरा के लिए आपका क्या मैनिफेस्टो है, इसके बारे में बताइए। सबसे ज्यादा जो विकास चाहिए हमको अधौरा में ही चाहिए। जनजातीय लोग बहुत बदहाली स्थिति में हैं, वहाँ की जल की सबसे मेजर समस्या है। नल जल योजना के बावजूद भी वहाँ लोग शुद्ध जल नहीं पी रहे हैं। आवास योजना के तहत किसी रोड से भी हम लोग आते हैं, कोई भी देखता होगा कि अभी भी लोग खपड़ेलों के ही मकानों में रह रहे हैं, आवास की उनकी जरूरत है। और स्वास्थ्य संबंधित जो बड़े बड़े जिले में या मुख्यालय में जो स्वास्थ्य का एक बड़ा केंद्र बनाया जा रहा है, वो एक अधौरा प्रखंड में बड़ा स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, जिससे कि उनको आने तक मरीज वहां सुरक्षित रहे। कितना % कमीशन लेंगे आप विधायक बनने के बाद, या कितना % आपको लेना चाहिए? किससे कमीशन, किससे मैं लूंगा? अरे जो सब कट लिया जाता है अपना अपना। 1% कमीशन नहीं लूंगा। काहे? क्योंकि जो विधायक की सैलरी डिसाइड होती है, मेरे जीविकोपार्जन के लिए या मेरे खर्चे के लिए सैलरी ही बहुत होता है। बाकी तो गवर्नमेंट हमको ऑटोमेटिक जो व्हीकल्स होंगे, जो डीजल फ्यूल्स होंगे, वो तो देता रहेगा, तो मुझे कमीशन की कहाँ से बात आती है। मेरी मिसेज खुद ही गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, घर के बच्चों के लिए उनके लिए उनका सैलरी ही काफी है। उनका गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो बच्चों का पठन पाठन के लिए, सारी व्यवस्था के लिए उनका काफी है। मेरे खर्चे के लिए मेरा सैलरी बहुत इनफ होगा, तो फिर कमीशन की कोई बात ही नहीं होती है। फिर विकास कहाँ होगा? जैसे मैं कमीशन लूंगा विकास रुक जाएगा वहीं पे। चलिए, समय की अपनी अपनी समय होती है और सीमा भी होती है। बंद करते हैं इंटरव्यू को। एक नई सोच है, नई विचार है, इसको सुना जाए और आजमाया भी जा सकता है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, और भारत ने लोकतंत्र को अपनाया नहीं था 1947 में। लोकतंत्र हमारे डीएनए में पहले से था, लिच्छुओं के समय से था। तब कोई निर्दलीय भी हिम्मत करता है कि हम चुनाव लड़ेंगे, बड़ी बड़ी पार्टियां भी हिम्मत करती हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। भारत के लोकतंत्र में ये भी होता है कि तमाम बड़ी पार्टियों को एक निर्दलीय व्यक्ति हरा भी देता है। सब कुछ होता है। लोकतंत्र है हमारा, मजबूत लोकतंत्र है। हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन अपने लोकतंत्र को कायम रखे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे वंदे भारत समाचार।